हेलो कैंडिडेट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, और उसके साथ साथ कुछ प्रीलिम्स के भी उसमें पॉइंट्स होंगे। तो मैं यहाँ पर पॉलिटी के सेगमेंट्स को कंप्लीट करूंगा, और पॉलिटी के सेगमेंट्स को स्पेशली सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेन टॉपिक्स हैं, जो यूपीएससी पूछता है, यूपीपीएससी पूछता है, मेंस में उससे क्वेश्चंस बनते हैं, वो यहाँ पर कंप्लीट किए जाएंगे। तो हम लोगों ने पहले प्रीएम्बल के बारे में देखा कि प्रीएम्बल क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन किया, कैसे प्रीएम्बल को हम लोगों ने बनाया, क्या वो आउटलाइन थी, फिर वो समरी कैसे हुई, किस तरह से हम लोगों ने कॉपी की, क्या सेम कॉपी की कि नहीं की, उसमें क्या क्या दर्शाया गया है, उसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसमें ऑटोथॉनी किसकी है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने अडॉप्ट कब किया, इनेक्ट की कब किया, और हम लोगों ने इन्फोर्स कब किया, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने पढ़ रखी। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, वो क्या है, एकात्मक और संघीय शासन प्रणाली। किसको पढ़ेंगे? एकात्मक और संघीय शासन प्रणाली को। जैसा कि आपने पहले भी इसको सुन रखा होगा, एकात्मक और संघीय शासन प्रणाली का मतलब होता है फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है? फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो। फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है? देखो भैया, हर एक देश में क्या होता है कि किसी ना किसी हर एक देश में सरकारें अपने हिसाब से शासन करती हैं। वो शासन किस तरह से होता है ये डिफाइन करता है वहां के सरकार के नेचर पर, उसकी प्रगति पर, कि भैया किसी देश में, किसी कंट्री में उसके स्टेट्स को कितनी पावर मिलेगी, स्टेट्स और सेंटर के बीच में, यूनियन के बीच में कितना पावर का डिवीजन होगा, क्या यूनियन के पास ही सारी पावर होंगी कि स्टेट्स के पास भी पावर रहेंगी, या फिर इक्वली डिवाइड होंगी, ये सारी बातें होती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कि सेंटर के पास कितनी पावर होगी, या फिर स्टेट के पास कितनी पावर होगी, या केवल सेंटर के पास पावर होगी, कि स्टेट के पास केवल क्या पावर होगी, क्या इक्वल डिवीजन हो जाएगा, कि सेंटर के पास ज्यादा दे दी जाएगी पावर, कि स्टेट के पास ज्यादा दे दी जाएगी पावर, कौन मजबूत होगा, कौन किसको बनाएगा, ये सारी की सारी चीजें होती हैं गवर्नमेंट में। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम पढ़ेंगे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअल में होती क्या है उसके बारे में जानेंगे, और ये कहां से शुरुआत हुई इसके बारे में जानेंगे। तो बात है ये अमेरिका की। कहां की है ये? बात है अमेरिका की। और अमेरिका ना कहकर अगर हम कहें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। कहां की? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की। तो नॉर्थ अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं हम। यहां पर बात कहां की करते हैं? नॉर्थ अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट की। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, पूरा कॉन्टिनेंट ले लीजिए। यहां पर एक समय क्या था? यूरोपियंस का शासन था। किसका शासन था? यूरोपियंस का शासन था। यहां भी ब्रिटिश और फ्रांस अपनी कॉलोनी बनाए हुए थे। कॉलोनी का मतलब होता है कि आप किस देश में शासन कर रहे हो और कहां पर कितनी वहां के लोगों को पावर दे रहे हो। तो जब यूरोपीय शासन करने के लिए बाहर निकले अन्य देशों में, तो उन्होंने दो प्रकार की कंट्री चुनी। उन्होंने कहा एक होगी हमारी कॉलोनी। क्या होगी? कॉलोनी। एक होगा स्लेव स्टेट। क्या होगा? दास स्टेट, जहां पर केवल गुलाम होंगे। क्या होंगे? यहां पर गुलाम होंगे। और कॉलोनी में क्या होंगे? कॉलोनी में वे लोग होंगे जिनके पास लिमिटेड, क्या मैंने बोला? लिमिटेड राइट्स होंगे। क्या होंगे? लिमिटेड राइट्स होंगे। और गुलाम के पास क्या होता है? नो राइट्स। क्या होता है? नो राइट्स। किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा, वो गुलाम का गुलाम ही रहेगा। समझ में आ गया? तो इन लोगों ने अगर देखें तो आप ईस्ट एशियन कंट्रीज पर जब टारगेट किया, इंक्लूडिंग साउथ एशियन भी है इसी में, तो इंडिया को इन्होंने कॉलोनी बनाया। इंडिया कॉलोनी थी। स्लेव स्टेट्स कौन होते हैं? जिनके पास कुछ नहीं है, ना धन है ना कुछ है। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज को इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने स्लेव स्टेट बना दिया। क्लियर हुआ? उसी तरह नॉर्थ अमेरिका में भी छोटी छोटी ढेर सारी इकाइयां थी जो इनकी क्या थी? कॉलोनी थी। कॉलोनी हुआ करती थी, वहां के लोगों को कुछ अधिकार देते थे। लेकिन एक समय क्या हुआ कि वो लोग आजाद हो गए, और जैसे आजाद हो गए तो उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे से लोगों ने, उन्हीं लोगों ने कहा कि भैया ऐसे तो रहने से थोड़ा सा खतरा है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक सिस्टम को अप्लाई करते हैं। वो क्या है? हम छोटी छोटी इकाइयां मिल करके एक केंद्र का निर्माण करते हैं।
और जो केंद्र होगा ये हम लोगों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कंट्रोल करेगा। जैसे हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे कॉन्फेडरेशन, क्या बोलेंगे, कॉन्फेडरेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, कॉन्फेडरेशन बोलेंगे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि ये अस्थाई था। क्या था, अस्थाई था। अस्थाई का मतलब बोल सकते हैं कि इस पर सभी को भरोसा नहीं था कि भैया ये बिल्कुल स्थायी होगा और लोगों के साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगा, बिना पक्षपात के काम करेगा। तो लोग थोड़ा सा डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहा। ये शुरू हुआ 1776 से शुरू हुआ और 1781 तक इस प्रोसेस को लाया गया। लेकिन जो डर था वही हुआ। डर क्या था कि लोग धीमे धीमे कभी कभार छोटी छोटी जो इकाइयां हैं ये अपनी आजादी की बात करने लगी या फिर अपने पक्ष रखने शुरू कर दिए और केंद्र की बात ना माननी शुरू कर दी। कहा कि भैया केंद्र ही सब कुछ नहीं है, मैं अपनी बात भी रखूंगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो हुआ क्या कि ये कॉन्फेडरेशन धीमे धीमे एक समय खत्म हो गया। कब क्या हो गया, खत्म हो गया। और जब खत्म हुआ तो क्या हुआ, अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। और वो दिक्कत क्या होती है, उन्होंने कहा कि भैया जब फेडरेशन नहीं है, कॉन्फेडरेशन नहीं है, तो छोटी छोटी जो इकाइयां हैं इनको कोई भी आक्रमण करके क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो ये अटैक भी हो सकता है। दूसरा, फिनेंशियल कंडीशन आपस में एक दूसरे की कमजोरी रहेगी। एक साथ काम करेंगे तो ठीक होगा, अन्यथा वित्तीय कंडीशन हमारी क्या होगी, कमजोर रहेगी। इस तरह की और भी ढेर सारी कमियां जो इन लोगों ने देखी कि भैया अलग रहने पे ये दिक्कतें हैं। तो हमको फिर से क्या चाहिए, एकता चाहिए। क्या चाहिए, एकता चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 1787 को एक मीटिंग की ढेर सारी इकाइयों के अध्यक्षों ने। अब यहां पर ढेर सारी इकाइयां आ गई। पहले वाले में 13 इकाइयां थी, अब यहां पर ढेरों इकाइयां आ गई। और इन लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग की और कहा कि फिलाडेल्फिया में, फिलाडेल्फिया में, कहां पर, फिलाडेल्फिया में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। और ये जो मीटिंग हुई ये एक प्रकार का एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ, एग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। और इस एग्रीमेंट में बताया यह गया कि भाई साहब अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक ऐसा सिस्टम को लाएंगे जो पूर्ण रूप से संघीय सिस्टम होगा। क्या होगा, पूर्ण रूप से संघीय सिस्टम होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वो संघीय सिस्टम क्या था, अब हम लोग यहां पर देखेंगे। तो इन लोगों ने जो मीटिंग की, उस मीटिंग में इन्होंने कहा कि भैया अब हम लोग करेंगे क्या कि हमारी एक ये सभी इकाइयों की एक ये टेरिटरी है और सभी इकाइयां मिल करके 50 स्टेट्स हैं अभी वर्तमान में। ये इकाइयां, ये राज्य मिल करके एक केंद्र का निर्माण करेंगे। और केंद्र का निर्माण इस तरह से करेंगे कि एक एग्रीमेंट होगा। क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। और ये एग्रीमेंट, ये मैंने क्या बोला, ये एग्रीमेंट से आदमी या फिर कोई भी राज्य बाहर नहीं जा सकता है, कोई बाहर नहीं जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपस में क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इन्होंने। और ये जो होगा, ये जो यूनिट बनाएंगे इसको बोलते हैं हम सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर, केंद्र बोलेंगे। बाकी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे राज्य। क्या बन जाएंगे, राज्य बन जाएंगे। अब देखिए, तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि भैया हम क्या कर रहे हैं, राज्य मिल करके एक केंद्र बनाएंगे। और ये केंद्र कैसा होगा, अविनाशी केंद्र होगा। इसको विनाश नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो राज्य भी होंगे ये भी क्या होंगे, अविनाशी। क्या होंगे, अविनाशी। और सेंटर भी कैसा होगा, अविनाशी। तो देखो यहां पर क्या हम बोल सकते हैं, अविनाशी राज्य। अविनाशी राज्य किसको बनाते हैं, अविनाशी केंद्र को बनाते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर केंद्र को बनाने का काम कर रहा है, राज्य कर रहे हैं।
और राज्य कैसे अविनाशी, उनका विनाश नहीं किया जाएगा। और केंद्र कैसे है, केंद्र भी अविनाशी होगा, वो भी विनाश नहीं होगा। अब ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अलग हो सकता है, ना ही किसी को डिवाइड किया जा सकता है, वो सेम के सेम रहेंगे। तो जैसे कि आप कहते हो, आप वहां पर कहते हो कैलिफोर्निया है सर, शिकागो है सर, तो ये सब क्या है, ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, बड़े बड़े आपस में स्टेट्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा इनका सिस्टम अपना अलग हो जाता है, लेकिन इनका एक केंद्र है, वो क्या है, वॉशिंगटन डीसी, जहां पर हेड बैठेगा, प्रेसिडेंट बैठेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये आपस में अलग नहीं होंगे। इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं? अब यहां पर कहा गया कि भैया जो हम लोग आपस में एक ये फेडरेशन बनाएंगे, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तैयार करेंगे, इसमें जो पावर्स होंगी किस तरह से डिवाइड होंगी, क्या होंगी, पावर्स होंगी जो किस तरह से डिवाइड होंगी। तो कहा गया पावर्स को हम सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? इक्वली डिवाइड करेंगे, समान डिवाइड करेंगे, समान डिवाइड करेंगे। और ये समान डिवीजन क्या कहलाएगा? ट्रू फेडरेशन। क्या कहलाएगा? ट्रू फेडरेशन। अब इसी के आगे आपने क्या वर्ड लगा दिया? क्या लगा दिया? ट्रू फेडरेशन लगा दिया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का इक्वली डिवीजन होता है, वो कहलाता है ट्रू फेडरेशन। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां शुरू हुई थी? यूनाइटेड स्टेट से। तभी उसको क्या बोला जाता है? यूनाइटेड स्टेट। वर्ड आप देखोगे क्या लिखा होगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये क्या है? स्टेट्स को यूनाइट किया गया है। क्या किया गया है? स्टेट्स को यूनाइट किया गया है। अभी क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? तो चलिए आगे इसी चीज को मैंने लिख रखा है, यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है द मेथड ऑफ द डिवाइडिंग पावर सो दैट द जनरल एंड रीजनल गवर्नमेंट आर ईच अदर विद इन अ स्फीयर कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट। ये आपस में आजाद भी हैं और एक दूसरे को क्या करेंगी? कोऑर्डिनेट करेंगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो यहां पर मैंने लिख रखा है, आपको देखो यहां पर लिख रखा है कि संघीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें संप्रभु राज्य या इकाइयां एकीकृत सरकार को बनाती हैं। किसको बनाती हैं? एकीकृत सरकार को बनाती हैं, और साथ ही अपनी कुछ स्वायत्तता को बरकरार रखती हैं, अपनी फ्रीडम को राज्य बरकरार रखते हैं। संघीय व्यवस्था में शक्ति को संवैधानिक रूप से केंद्र और राज्यों के बीच में क्या किया जाता है? बराबर। पावर क्या होगी? बराबर होगी सेंटर और स्टेट के बीच में, जिससे दोनों अपने निर्धारित क्षेत्रों में स्वतंत्र होकर के क्या कर सकें? कार्य कर सकें। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इससे क्या होता है? बैलेंस होता है, स्टेट भी आजाद है, केंद्र भी आजाद है, हम दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे, ना केंद्र स्टेट के ऊपर हावी हो सकता है, ना ही स्टेट केंद्र के ऊपर हावी हो सकता है। समझ में आ गया होगा। यह प्रणाली राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता के बीच में क्या मेंटेन करती है? संतुलन। ये कीवर्ड्स होते हैं। एक ऐसी प्रणाली जो राष्ट्रीय एकता बनाती है और क्षेत्रीय जो विविधता होती है, कोई कहीं अलग है, कहीं अलग है, किसी की भाषा अलग है, किसी का कल्चर अलग है, तो उनके बीच में क्या करेगी? एक बैलेंस बना देगी। समझ में आ गई नहीं? आपकी बात हम मान रहे हैं, आप हमारी बात मानो। जिसे क्या कहते हैं? विनाश रहित इकाइयों का विनाश रहित संघ। मैंने वही बताया, इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स क्रिएट इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। मैंने क्या बोला? इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स क्रिएट इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यानी कि ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने आप में कभी विनाशी नहीं हो सकते हैं और एक ऐसा केंद्र बना रहे हैं जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता है और स्थायी है। तो यहां पर मैंने क्या बोला? फिर से इस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा कि इस सेंटेंस है पूरा, इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स क्रिएट इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ? चलो अगर हम इसी को देखते हैं तो ये एकात्मक व्यवस्था की क्या है? जस्ट अपोजिट है। एकात्मक व्यवस्था में क्या होती है कि एकात्मक व्यवस्था में केंद्रीय प्राधिकरण जो होता है, केंद्रीय सिस्टम जो होता है, वो सबसे ज्यादा मजबूत। वहां पर क्या होता है कि यूनिटरी फॉर्म में जो केंद्र होती है वो सबसे ज्यादा मजबूत,
कहा कि भैया कल के दिन एक नया स्टेट बनाना है, बना दिया, इस स्टेट के पास पावर कम कर दो, कम कर दिया, इस स्टेट को खत्म कर दो, खत्म कर दिया, इस स्टेट को 20 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया। ये केंद्रीय सिस्टम है, पूरा का पूरा एक तरफ से कहां है, केंद्र के हाथ में है। राज्य क्या है, न्यूट्रल है, राज्य केवल मांग रहे हैं, उनसे शक्तियां मांगते हैं, और केंद्र क्या होता है, उनके ऊपर पूर्ण रूप से हावी होता है, किसी भी तरह से वो क्या है, उससे अलग नहीं हो सकते हैं। तो यहीं से फेडरेशन को डिवाइड करना शुरू कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब ये अच्छी चीज है, लेकिन हमको ये थोड़ा सा नहीं मानना है, इसमें कुछ चीजें हटा देनी है, कुछ चीजें जोड़ देनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें फेडरेशन को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। और जब फेडरेशन को डिवाइड किया गया तो 3 प्रकार के फेडरेशन निकल के आ गए। कौन कौन से निकल के आ गए, ये हम लोग सामने देखेंगे। तो पहला तो यूनाइटेड स्टेट ने जो फेडरेशन बनाया था, वो वाला फेडरेशन हम लोगों ने देखा। अभी कहा कि हम लोगों ने जब कहा ट्रू फेडरेशन, मैंने क्या कहा, ट्रू फेडरेशन, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल किसका हो गया, यूनाइटेड स्टेट का, अमेरिका ने जो बनाया था फिलाडेल्फिया की संधि से। क्लियर हुआ? अब अगर हम दूसरा बोलते हैं कि फेडरेशन तो होगा लेकिन यूनियन टिल्ड, मैंने क्या बोला, हमने कहा यूनियन टिल्ड फेडरेशन होगा, केंद्र की ओर थोड़ा सा झुका हुआ फेडरेशन होगा। फेडरेशन तो है, पावर का डिवीजन तो है, पावर्स दी गई है, लेकिन इक्वल नहीं है, केंद्र को ज्यादा दे दी गई है। एग्जाम्पल इंडिया आ गया, क्या आ गया, एग्जाम्पल इंडिया आ गया। तो इंडिया को देखते हो, इंडिया का जो फेडरेशन है वो ट्रू फेडरेशन नहीं होता है। इंडिया का जो फेडरेशन है ट्रू फेडरेशन नहीं होता है, वो क्या है, यूनियन टिल्ड फेडरेशन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? उसको बोलते हैं यूनियन टिल्ड फेडरेशन। अब इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो फेडरेशन है ये कहलाता है कॉन्फेडरेशन। क्या बोला जाता है, कॉन्फेडरेशन। ये क्या है, एक ऐसा फेडरेशन जहां से इकाइयां बनाती तो केंद्र को है, लेकिन केंद्र अस्थायी होगा। क्या होगा, केंद्र अस्थायी। अरे भाई अस्थायी का मतलब क्या हो गया, जब चाहे इकाइयां उसको छोड़ दें, जब चाहे इकाइयां उसको छोड़ दें। अभी पहले मैंने बताया था कि नहीं, 1776 से 81 तक यही सिस्टम चला था कि नहीं। और यहां पर एग्जाम्पल हम अभी का ले लेते हैं तो ये खत्म हो चुका है। ईयू, यूरोपियन यूनियन, ढेर सारे यूरोप के देश एक उन्होंने यूनिट बनाई, उसको कहते हैं कॉन्फेडरेशन। सर हम एक नया संविधान होगा, हम सभी लोग इसकी बात मानेंगे, लेकिन अगर हमको नहीं समझ में आएगा हम अलग भी हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो बाइंडिंग हो जाता तो फेडरेशन हो जाता, तो फिर वो देश रह ही नहीं जाते, फिर वो राज्य में कन्वर्ट हो जाते और एक पूरे यूरोपियन यूनियन एक देश बनाता। लेकिन यहां पर वो देश का अस्तित्व पूरा बना हुआ है। क्लियर हुआ? तो यहां पर देखिएगा, पावर्स को देखो, पावर्स को आप डिवाइड करोगे तो यहां पर पावर्स को देखोगे तो सेंटर और स्टेट के बीच में बराबर है। यहां पर सेंटर के पास ज्यादा, स्टेट के पास कम है। यहां पर सेंटर और स्टेट में सेंटर के पास कम, स्टेट के पास ज्यादा है। ये 3 फेडरेशन होते हैं। ये क्या होते हैं, 3 फेडरेशन होते हैं। क्या होते हैं, 3 फेडरेशन। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब हम आगे बात करेंगे। आगे क्या बात करेंगे, आगे जो बातें करेंगे वो आपके साथ होंगी। क्या होंगी, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में जो मैंने अभी आपको बताया वही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। जो लिखी हुई हैं, क्या क्या है लिखी हुई हैं, देखिए हम लोग देख लेते हैं। 1776 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने क्या बना दिया गया, कॉन्फेडरेशन बनाया। आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन 1981 तक गठित रहे। हालांकि इसके बाद ये कमजोर हो गए। क्यों? क्योंकि इनके पास केंद्र से जो मजबूत केंद्र नहीं था, बाहरी खतरे थे और आर्थिक अस्थिरता थी। तो ये मेंस में इसी तरह का पूरा लिखा जाता है। आप किस तरह से, कि फेडरेशन की हिस्ट्री क्या है, फेडरल सिस्टम कैसे अप्लाई बना। तो पहले फेडरेशन सिस्टम अमेरिका में ऐसे बना। पहले क्या हुआ, कॉन्फेडरेशन हुआ। कॉन्फेडरेशन में 13 इकाइयां आई। 13 इकाइयां आने के बाद वो भी विघटित हो गई। और उन्होंने क्यों विघटन किया, क्योंकि उनके पास एक मजबूत केंद्र नहीं था, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, और इसके साथ साथ क्या था, एक्सटर्नल जो थ्रेट था, एक्सटर्नल अटैक का थ्रेट था या वॉर का थ्रेट था, वो भी था कि भैया कभी भी कोई अटैक हो सकता है, हम लोग अलग अलग हैं, हम लोगों पर फिर से कब्जा कर सकता है। तो इसको लेकर के उन्होंने क्या किया, अपना एक नया सिस्टम अप्लाई किया। और वो नया सिस्टम क्या है, उन्होंने कहा कि भैया अब हम लोग एक काम करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि एक काम किया जाए, एक साथ बैठ करके एक सम्मेलन कर दिया जाए, एक संधि की जाए। और संधि क्या की जाए, संधि को बना करके 4 मार्च 1789 को इन्होंने पूर्ण रूप से संघीय सरकार को क्या कर लिया,
अप्लाई कर लिया या फिर मान लिया। अब यहां पर क्या किया गया, संघीय सरकार को रक्षा, विदेश नीति, कराधान और अंतरराज्य वाणिज्य पर अधिकार दिए गए और अन्य राज्यों को अलग अलग अधिकार दिए गए। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ओवरऑल क्या हुआ, जो मैंने आपको बता रखा है, अमेरिका के संविधान ने विनाश रहित राज्यों का विनाश रहित संघ बनाया। समझ में आया कि नहीं? है एक ऐसा संविधान है जहां पर राज्यों का विघटन नहीं किया जा सकता, केंद्र का विघटन नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? जिसको हमने क्या बोला, ट्रू फेडरेशन बोला। इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमिंग टुगेदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर जो वही सिस्टम था उसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने सिस्टम की। वो है क्या? वो है यूनियन टिल्ड फेडरेशन या फिर क्वाजी फेडरल सिस्टम, अर्ध संघीय सिस्टम। क्या है? अर्ध संघीय सिस्टम। तो ध्यान से सुनो, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर सुनो भैया। इंडिया जो है, इंडिया ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। किसको अपनाया? पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपनाया। किसको अपनाया? पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपनाया। लेकिन इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपनाने के साथ साथ गवर्नमेंट जो मॉडल अप्लाई की, उन्होंने कहा कि हम फेडरल सिस्टम को अप्लाई करेंगे। फेडरल सिस्टम को अप्लाई करेंगे और वो भी क्या होगा? क्वाजी या कोसाई या क्वाजी फेडरल सिस्टम को अप्लाई करेंगे, अर्ध संघीय मॉडल को अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसमें थोड़ा सा यूनिटरी भी होगा, थोड़ा सा फेडरल भी होगा, थोड़ा संघीय भी होगा, थोड़ा एकात्मक भी होगा। सारा का सारा मिक्सअप भारत में है। अब इसको ध्यान से समझो कैसे है। हुआ क्या कि इस मॉडल को हम बात करते हैं, हम लोगों ने ये ब्रिटिशर्स से थोड़ा सा सजेशन के साथ काम किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को जो सजेशन दिया वो भी कहीं ना कहीं से गलत दिया। तो हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। किसकी बात करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या कि हम लोगों ने केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। किया किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का विभाजन किया गया। और पावर्स का जो विभाजन किया गया उसके लिए लिस्ट तैयार की गई, जिसमें कहा गया कि ये यूनियन लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है, और ये यहां पर फेडरल लिस्ट भी बोल सकते हो, और ये है कॉनकरेंट लिस्ट, जिसमें सब्जेक्ट दिए गए कि ये इन सब्जेक्ट पर कानून बनेगा, ये इन विषयों पर कानून बनाएगा, और दोनों किन विषयों पर कानून बनाएंगे ये होंगे। ये चलता आया। अब आजादी हो गई। आजाद जब हुआ देश, तो आजाद देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो रियासतें थी उनमें ढेर सारी रियासतें कहती थी भैया हम मिलेंगे नहीं, हम अलग होंगे, अलग एक देश बनाएंगे। और ब्रिटिशर्स ने बोल भी रखा था कि जो रियासतें पाकिस्तान की जाना चाहती हैं पाकिस्तान चली जाएं, जो भारत में विलय करना चाहती हैं भारत में विलय कर दें, और जो आजाद होना चाहती हैं आजाद भी हो जाएं। तो ये प्रॉब्लम जो हुई कहीं ना कहीं से भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। तो उस दौरान क्या किया गया? उस दौरान जो संविधान बनाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि भैया यूनियन तो होगा ही होगा, लेकिन यूनियन और स्टेट्स के बीच में थोड़ी सी चीजों को बदल दिया जाएगा। और क्या बदल दिया जाएगा? यहां पर यूनियन स्टेट्स को क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? यूनियन स्टेट्स का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? यूनियन स्टेट्स का निर्माण कर रहा है, केंद्र राज्यों का निर्माण कर रहा है। तो आपने देखा केंद्र राज्यों का निर्माण करता है कि नहीं करता है? और केंद्र जो राज्यों का निर्माण कर रहा है, तो इस कारण हम बोल सकते हैं अविनाशी संघ विनाशी राज्यों का निर्माण करता है। इनडिस्ट्रक्टिबल, मैंने क्या बोला? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन क्रिएट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन क्रिएट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आप समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जो केंद्र है उसका विनाश नहीं किया जा सकता है, राज्यों का विनाश किया जा सकता है। तो यहां जो पावर्स हैं, मैंने क्या बताया, यहां जो पावर्स हैं वो थोड़ी सी अलग हो गई। तो जो सेंटर के पास है वो थोड़ी सी ज्यादा पावर दे दी गई एज कंपैरिजन टू स्टेट्स। तो फेडरेशन, ट्रू फेडरेशन क्या होता है? इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, अविनाशी राज्य, अविनाशी केंद्र का निर्माण करते हैं। यहां पर क्या है?
अविनाशी केंद्र विनाशी राज्यों का निर्माण करता है। अविनाशी केंद्र विनाशी राज्यों का निर्माण करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने यही अडॉप्ट किया और ढेर सारे राज्यों का निर्माण भी किया। राज्यों को बनाने के साथ साथ उनका विभाजन हुआ, उनको बंटवारा हुआ, सब कुछ हुआ। तो हम देखते हैं अपने आर्टिकल 3 को, हम देखते हैं अपने आर्टिकल 3 को। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कहां पर ऐसा मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम जब आर्टिकल 3 को देखते हैं तो आर्टिकल 3 में बताया गया है कि भैया केंद्र के पास, किसके पास, केंद्र के पास ये पावर है कि राज्यों को क्या कर सकता है, फिदा कर सकता है। क्या कर सकता है, फिदा, यानी राज्यों का फॉर्मेशन कर सकता है, राज्यों का फॉर्मेशन कर सकता है, नए राज्य बना सकता है, न्यू स्टेट्स बना सकता है, या फिर किसी भी राज्य की बाउंड्री को इंक्रीज कर सकता है, एरिया को इंक्रीज कर सकता है, किसी भी राज्य की बाउंड्री को या एरिया को डिक्रीज भी कर देगा। क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और या तो किसी राज्य की बाउंड्री को अल्टर कर देगा, ना तो इंक्रीज किया ना ही डिक्रीज किया, ना इंक्रीज किया ना ही डिक्रीज किया, इधर से उधर कर दिया, बस समझ में आया कि ना, लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन कर दिया। या फिर उसके नाम को भी बदल सकता है। तो देखो केंद्र के पास ज्यादा पावर है कि नहीं है। केंद्र राज्यों को बना भी सकता है, उसकी एरिया कम भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, उसकी बाउंड्री को भी अल्टर कर सकता है बिना एरिया को कम किए हुए, या फिर उसके नाम को अल्टर कर सकता है, बदल सकता है। तो ये देखा आपने क्या हुआ, आर्टिकल 3 में ही सबसे पहले दर्शा दिया गया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 to 5 में, आर्टिकल 3 में इसको मेंशन कर दिया गया। बहुत ही साफ है कि भैया केंद्र के पास ये पावर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं, तो आगे हम लोगों ने देखा तो हमारी क्या है, क्वाजी फेडरल सिस्टम है। क्वाजी फेडरल सिस्टम क्या है, हम लोग यहां पर देखेंगे। क्वाजी फेडरल सिस्टम अमेरिका में, या फिर कनाडाई मॉडल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनाडाई मॉडल। कनाडाई मॉडल यानी कि इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर विद, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर। उसको कमिंग टुगेदर विद बोलते हैं। और ये क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर विद, क्योंकि संघ की ओर क्या होता है, थोड़ा सा झुकाव होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और केंद्रीय प्राधिकरण राज्यों को बनाता या संगठित करता है, तथा शक्ति असमान रूप से वितरित होती है। क्या होती है, असमान रूप से वितरित हो जाती है, जिसमें केंद्र को अधिक प्राधिकार प्राप्त होते हैं। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अर्ध संघीय मॉडल या केंद्रीकृत संघीय व्यवस्था भी बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोगों ने देखो जब हमारा एसआरसी बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, फैजल अली के द्वारा जो गठित किया गया था, तो उस कमीशन ने सिफारिश की थी कि हम क्या करें, हम अपने नए नए राज्यों को बनाएं। भाषाई आधार पर भी हो सकते हैं, संस्कृति का आधार पर हो सकते हैं, या फिर प्रशासनिक आधार पर भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रशासन हो सकता है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें कहां पर दी गई हैं, यहां पर दी गई हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही करता हूं। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं, हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर सकते हैं। तो पहली विशेषता तो मैंने आपको बता रखी है। पहली विशेषता तो आपको क्लियर हो गई कि ये नए राज्यों का निर्माण कर देगा। मैंने क्या बोला, नए राज्यों का निर्माण कर देगा। क्या हो जाएगा, नए राज्यों का निर्माण होगा। तो अगर हम देखें आर्टिकल 3 में इसको दिया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल एक होता है राज्य आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल को देखते हैं। तो राज्य आपातकाल जब लगता है आर्टिकल 356, तो राज्य आपातकाल के बारे में यहां पर देखेंगे, इसको अभी हटा दीजिएगा। तो यहां पर आप देखते हैं राज्य आपातकाल जब लगता है तो यहां पर क्या होता है, केंद्र संघीय संबंधों को एकात्मक बना देता है। यानी केंद्र वहां पर क्या हो जाता है, राज्य के ऊपर हावी हो जाता है और अपने अनुसार चलाने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, मजबूत संघ विधायिका होती है। क्या होती है, मजबूत संघ विधायिका होती है। कैसे, संघ की जो विधायिका होती है, संविधान संशोधन संघ की विधायिका कर सकती है, राज्य की विधायिका नहीं कर पाएगी। राज्य की विधायिका के पास ऐसे पावर ही नहीं होते हैं। आर्टिकल 368 में किसके पास पावर दिए गए हैं, केवल और केवल राज्य केंद्र की विधायिका के पास पावर दी गई है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो बात करते हैं, संघ की कार्यप्रणाली वो बढ़िया है। एकल नागरिकता सिस्टम होता है, यहां पर एकल नागरिकता सिस्टम होता है।
अखिल भारतीय सेवाएं होती ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो राज्य में भी काम करेंगी, केंद्र में भी काम करेंगी। कहां पर काम करेंगे? राज्य में भी काम करेंगी और केंद्र में भी काम करेंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके साथ साथ मैं देखूंगा एकीकृत न्यायपालिका होती, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका होती है जुडिशरी। आपने देखा पहले जिलों में होती है, फिर सबऑर्डिनेट बनता है कहां पर? हाई कोर्ट, और उसके बाद कहां बनता है? सुप्रीम कोर्ट बनता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आ गया। उसके साथ साथ हम एक चीज और यहां पर देखते हैं, वो क्या देखते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसके साथ साथ हम देखते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखते हैं। तो अगर संसद में देखते हैं, कहां पर? हम संसद में। तो संसद में आप देखोगे, संसद में एक होगा लोकसभा, एक होगा राज्यसभा। इसको हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो पावर होती है केंद्र में रिप्रेजेंट करने के लिए, केंद्र में राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में सांसद भेजे जाते हैं, राज्य से चुन करके, राज्य की विधायिका से चुन करके भेजे जाते हैं, तो अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी इसकी एक फीचर्स के रूप में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब आप इसी में देख सकते हैं कि हम लोगों ने 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इस प्रोविजन को एडॉप्ट किया था। अब कॉन्फेडरेशन की बात करते हैं। तो कॉन्फेडरेशन क्या होता है? कॉन्फेडरेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर अविनाशी राज्य विनाशी केंद्र का निर्माण करेंगे। अब देखो डिफिनेशन चेंज हो गई। एक केंद्र है और ये राज्य है, ये राज्य है, ये अविनाशी हैं और विनाशी ये केंद्र का क्या कर रहे हैं? निर्माण करते जा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विनाशी केंद्र का क्या करते जा रहे हैं? निर्माण करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल ये देखो, आप अमेरिका को देख सकते हो। अमेरिका में ये चीज मैंने आपको बताई थी। उसके बाद ये क्या हुआ कि इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। 1989 से क्या हो गया था? फेडरेशन आ गया था। उसके बाद यूरोपियन संघ चला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल मैंने बताया कि ढेर सारी यूरोप की कंट्रीज मिलकर के एक संविधान निर्मित की थी, उसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन का संविधान। उसके अनुसार चलते थे, लेकिन उस पर भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई और अंततः उसकी भी वैल्यू को कमजोर कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक बहुत अच्छी चीज बात करते हैं, वो क्या है? देखो जब ये बनाया जा रहा था तो कहा गया कि भैया हम संघीय सिस्टम को क्यों अप्लाई करेंगे, या फिर हम केंद्रीय सिस्टम को, एकात्मक सिस्टम को क्यों अप्लाई करेंगे, फेडरल या यूनिटरी सिस्टम को क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो भैया, बी आर अम्बेडकर ने कोटिंग की थी और बी आर अम्बेडकर की कोटिंग को, इस चीज को याद रखिएगा। मैंने कोटिंग को कई जगह बताया है और वो कोटिंग इसलिए याद रखिएगा कि जब तक आप कोट नहीं करते हो, जब तक आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, तब तक आंसर में वो खूबसूरती नहीं आती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बी आर अम्बेडकर ने बताया था, देखो क्या कहा था? हमारा संविधान समय और परिस्थितियों, मैंने क्या बोला? टाइम और कंडीशन की आवश्यकता, नीड के अनुसार एकात्मक भी हो जाएगा और संघीय भी हो जाएगा। यानी हम एकात्मक यानी इक्वली डिवीजन पावर कर रहे हैं, और जब संघ की बात आएंगे तो वो अलग हो जाएगा। संघ यानी एक केंद्र में चला जाएगा। तो यानी कि जब हम फेडरल सिस्टम की बात करेंगे तो फेडरल सिस्टम में पावर डिवाइड हो जाएंगी, यूनिटरी आएगा, एक हो जाएगा। तो अब ये बात आएगी कि भैया कब यूनिटरी फॉर्म आती है, कब हम कहते हैं कि ये यूनिटरी फॉर्म है, जहां पर केंद्र के पास ही केवल पावर है। क्या है? केंद्र के पास ही केवल पावर है। अभी तो हम लोगों ने डिवीजन की बात की, अब हम कहेंगे केंद्र के पास केवल पावर क्या है। तो केंद्र के पास पावर की हम जब बात करते हैं तो आपने देखा है कि भैया जैसे ही क्या होता है, जैसे ही हमारे भारत में इमरजेंसी लगती है, क्या लगती है? इमरजेंसी लागू होती है। क्या लागू होती है? इमरजेंसी लागू होती है। तो इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान, किसके दौरान? आपातकाल के दौरान केंद्र के पास नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है जो 352 में दी गई है। केंद्र के पास सारी पावर आ जाती है। संघीय शासन व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? केंद्र के पास सारी पावर आ गई कि नहीं आ गई? इसे कहेंगे हम संघीय शासन व्यवस्था भी है। तो भैया देखो, हम यूनिटरी सिस्टम, तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास दोनों चीजें हैं, फेडरल भी हैं, यूनिटरी भी हैं। फेडरल भी हैं,
यूनिटरी भी हैं। फेडरल जहां पर है वहां पर पावर को डिवाइड कर दिया गया है, यूनिटरी जहां पर है वहां पर अलग से पावर को डिवाइड किया गया है, यानी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास पावर है। तो यहां पर ये सिस्टम को अलग कर देगा, इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, एकात्मक सिस्टम बोलते हैं। वैसे हम लोगों ने अर्धसंघीय अडॉप्ट किया है, लेकिन एकात्मक भी हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं एकात्मक यानी यूनिटरी की बात कर लेते हैं। यूनिटरी मतलब एक एकात्मक। एकात्मक सिस्टम में पूरी की पूरी शक्तियां, मैंने क्या कहा, पूरी की पूरी शक्तियां एक ही जगह कंसंट्रेटेड होंगी। वो कंसंट्रेटेड कहां होंगी, सेंटर में। क्या होंगी, सेंटर में कंसंट्रेटेड होंगी। और सेंटर में कंसंट्रेटेड होने का मतलब यहां पर दर्शाया जाएगा कि जो सेंटर होता है, जो सेंटर होता है यानी केंद्र होता है, केंद्र जो होगा वो सुप्रीम होगा। क्या होगा, सुप्रीम होगा। इससे बड़ा कोई नहीं है, सब कुछ इसी के पास है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। राज्य जो हैं, राज्य जो हैं इसके अधीन है। क्या है, इसके अधीन है। यानी कि राज्यों को जब जरूरत पड़ेगी तो केंद्र के पास जाकर के अपनी बात रखनी पड़ेगी, स्वयं से वो अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एकात्मक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो भारत ने तभी एकात्मक सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। स्टेट के पास पावर होनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान रियासतें फिर ऐसे शोर मचाती। तो रियासतों में कहा गया भैया आपको शक्तियां दे रहे हैं, ले लो, ये शक्तियां हैं, लेकिन केंद्र के पास ज्यादा होंगी। समझ में आ गया। तो यहां पर एकात्मक सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो एकात्मक सिस्टम में सबसे पहले आप देखते हैं यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम बोलते हैं लंदन रूल। किसे बोलते हैं, लंदन रूल। स्कॉटलैंड में समिति तक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट फ्रांस, पेरिस जो है, पेरिस में सारा का सारा केंद्रीकरण है, वहीं से शक्तियां अप्लाई होती हैं। चीन, बीजिंग मेन सेंटर है, वहीं से कंट्रोल होता है। जापान, टोक्यो से कंट्रोल होता है। तो ये क्या है, एकात्मक के उदाहरण। हम फिर से बात करेंगे संघीय का, ट्रू संघीय का उदाहरण जो प्योर संघीय होता है वो यूनाइटेड स्टेट, केंद्र की ओर झुका हुआ संघीय अमेरिका, और जो संघीय ना होकर के कॉन्फेडरेशन है वो क्या है, यूरोपियन यूनियन। अगर हम बात करेंगे एकात्मक की, तो एकात्मक में कौन है, एकात्मक में है यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस, जापान, ईटीसी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये है हमारा फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन, और कॉन्फेडरेशन के साथ साथ यूनिटरी। तो फेडरल सिस्टम, यूनिटरी, फेडरल सिस्टम क्या था, यूनिटरी सिस्टम क्या था, समझ में आया। फेडरल मतलब क्या, संघीय। यूनिटरी मतलब एकात्मक। ये व्यवस्था आपस में अति महत्वपूर्ण होती है। तो इस चीज को आपको समझ में रखना चाहिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उन पर डिस्कशन होगा। इससे रिलेटेड मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, विशेषताएं लिखी होंगी। केंद्र के पास सारी शक्ति होगी एकात्मक व्यवस्था में, एकल संविधान होगा, एक ही संविधान होगा। तो हमारे पास भी यही इसका एक फीचर्स है। केंद्र की सर्वोच्चता होगी, केंद्र को सर्वोच्च माना जाएगा। लचीला संविधान होगा, इसका फ्लेक्सिबल थोड़ा सा संविधान होगा। और आप उसी जगह अमेरिका के संविधान को देखो, क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। एकल नागरिकता केंद्र, हाँ, ये सारी की सारी चीजें होंगी। तो अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस यहां आपके सामने रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है, संघीय और एकात्मक शासन व्यवस्था के बीच प्रमुख अंतरों की व्याख्या करें। इसका एक्सप्लेनेशन करना है कि एक तरफ संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके लूप एंड होल्स क्या होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। एक तरफ आपको क्या बताना है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, उसमें क्या फीचर्स होते हैं और उसके लूप होल्स क्या होते हैं। भारत का संविधान इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है, इसको बताना है। तो बताना है कि भारत के बीच में क्या है, भारत में केंद्र राज्यों को बनाता है। राज्यों के पास पावर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पावर किसके पास है, केंद्र के पास है। पावर क्यों है, क्योंकि राज्यों को कभी भी विभाजित किया जा सकता है, केंद्र को नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्यों के पास प्रतिनिधित्व का पावर है और वो जाकर के द्विसदनात्मक व्यवस्था के तहत राज्यसभा में अपने प्रतिनिधित्वकर्ताओं को भेजती हैं। समझ में आया कि नहीं आया। क्या भारत को पूर्ण संघीय या एकात्मक व्यवस्था माना जा सकता है, तर्क बताइए। इसमें क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज जब करना होता है तो भैया एनालाइज का मतलब होता है प्रैक्टिकली थॉट्स। भारत क्या यूनिटरी फॉर्म है, प्रॉपर यूनिटरी फॉर्म है, तो कैसे प्रॉपर यूनिटरी फॉर्म नहीं है, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि भैया राज्यों के पास भी पावर है, हमारे पास लिस्ट है, अनुसूची 7 के तहत हमारे पास राज्यों की सूची अलग, उसके विषय अलग हैं।
तो वो नहीं है। दूसरा, अगर हम कहें कि पूर्ण रूप से फेडरल सिस्टम है, नहीं भाई, पूर्ण रूप से फेडरल यूनिटरी सिस्टम है, नहीं, यूनिटरी सिस्टम भी पूर्ण रूप से नहीं है। कैसे? केंद्र ही हर जगह हावी नहीं होगा, हाँ हावी होगा कहीं कहीं पर, केंद्र के पास भी पावर होंगी, और कहां पर पावर होंगी उनको मैंने बताया। तो एकात्मक शासन व्यवस्था अलग हो गई, संघीय शासन व्यवस्था अलग हो गई। इनको एनालाइज करना है। ये देखो, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये 250 वर्ड्स के होते हैं, 250 वर्ड्स का ये PYQ है। तो इसको क्या करना होता है? एनालाइज करना होता है। पहले संघीय शासन व्यवस्था, उसकी कमियां और अच्छाइयां, विशेषता, भारत में कौन कौन सी संघीय व्यवस्था है वो बताना है, भारत में कौन कौन सी एकात्मक सिस्टम है उस चीज को बताना होता है। ये फ्रेमिंग होती है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं भारत को एक अर्ध संघीय व्यवस्था बनाती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कहा कि भारत की एकात्मक विशेषता जो है, कुछ है जो अर्ध संघीय, संघ को भी लेकर के अर्ध संघ बना देती है। इस कथन की समीक्षा करें। क्या करें? इस कथन की समीक्षा करें और आपातकाल प्रावधानों के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो यहां पर क्या करना होता है? समीक्षा करना है। समीक्षा करना का मतलब होता है आपको स्टेटमेंट देना, उसको एनालाइज, स्टेटमेंट्स देना होता है। स्टेटमेंट्स का मतलब होता है वहां पर आपको क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, इवेल्युएट करना होता है। तो आप क्या सही है क्या गलत है ये दोनों को दोनों बताना होता है। तो हमारे यहाँ संघीय सिस्टम क्या है उसको फिर से बताना होगा, एकात्मक सिस्टम क्या है वहां पर बताना होगा। इमरजेंसी में हम संघीय हो जाते हैं वो चीज अलग से बतानी होगी, एकात्मक हो जाते हैं वो चीज अलग से बतानी होगी कि यूनिटरी कैसे हो जाते हैं। समझ में आ गया? ये चीज यहां पर क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह आपके सामने 3 और क्वेश्चन रखे गए हैं। संघीय व्यवस्था के सिद्धांत और व्यवहार में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या करो? तुलना करें। भारत में सहकारी संघवाद की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो हमारे यहाँ कोऑपरेटिव संघवाद है। क्या है? कोऑपरेटिव संघवाद है। मतलब हम एक दूसरे का क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इन पर पॉइंट आउट करने होते हैं। ये पॉइंट आउट के क्वेश्चन होते हैं कि पॉइंट वाइज पूरे पूरे लिखते जाओ, इसको एनालाइज ज्यादा नहीं करना होता है। बस समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एकात्मक व्यवस्था के लाभ और सीमाएं क्या है। मैंने क्या बोला? एकात्मक व्यवस्था नहीं एक्सप्लेन करना है, उसके लाभ को एक्सप्लेन करना है, इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, इस चीज को बताना होता है। विश्व के प्रमुख एकात्मक शासन वाले देशों के उदाहरण देकर भारत की एकात्मक व्यवस्थाओं की तुलना करें। तो अब क्या करना है? पहले तो आपको एकात्मक व्यवस्था की लाभ और हानियां दोनों बता देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि भारत में एकात्मक सिस्टम कैसे एप्लीकेबल है और कहां कहां पर एप्लीकेबल है इस चीज को बताना है। उससे भारत में क्या प्रभाव पड़ता है ये भी बताना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इमरजेंसी का प्रोविजन स्पेशली आपको ध्यान रखना है। समझ गए? क्लियर? और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन। नेक्स्ट, भारत में संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का असमान वितरण केंद्र को प्रभुत्व प्रदान करता है। इस कथन पर विश्लेषण करें, एनालाइज करें और वित्तीय संघवाद की भूमिका पर चर्चा करें। अब देखो यहां पर कहा गया कि भैया भारत जो है, भारत का जो संघवाद है वो केंद्र की ओर झुका हुआ यूनियन टिल्ड है, जो मैंने आपको बताया, अभी बताया। लेकिन यहां पर हमको क्या करना है? नेक्स्ट पॉइंट, इसको तो एक्सप्लेन करना है, लेकिन एक्सप्लेन क्या करना है? मुख्य इस कथन का विश्लेषण करें और वित्तीय संघवाद को क्या करें? एक्सप्लेन करें। तो फिजिकल फेडरलिज्म को एक्सप्लेन करें। तो आप फिजिकल फेडरलिज्म में, वित्तीय संघवाद में आपने देखा होगा जीएसटी सिस्टम अभी लाया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम लाया गया था। ये क्या था? एक इंटीग्रेटेड सिस्टम था, सेंट्रल की ओर टिल्ड सिस्टम था। तो केंद्र का जो टैक्सेस का डिवीजन था पहले, उसको खत्म करके इंटीग्रेटेड लाया गया। तो इसको बताना है कि किस तरह से ये संघ के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है और राज्यों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इस तरह की ये देखिए 5 के 5 PYQs हैं और पांचों के पांचों PYQs का जो डेटा था एक साथ मैंने आपको दर्शाया। तो पहले हमको फेडरेशन पढ़ना होता है, फेडरेशन कहां शुरू हुआ वो पढ़ना होता है, फिर ट्रू फेडरेशन क्या है वो पढ़ना है, फिर यूनियन टिल्ड फेडरेशन क्या है वो पढ़ना है, फिर कॉन्फेडरेशन क्या है फिर वो पढ़ना है। इनकी अच्छाइयां, विशेषताएं और बुराइयां देखते हुए पढ़ना है। फिर हमको क्या पढ़ना है? यूनिटरी सिस्टम पढ़ना है। यूनिटरी सिस्टम में विशेषताएं क्या है वो पढ़ना है, अच्छाइयां क्या है वो पढ़ना है, बुराइयां क्या है ये पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और तब जाकर के आप क्या करोगे? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाओगे। और ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्या है? PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इतना पढ़ने के बाद जब आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे कि क्या आपसे ये सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना? तो एक बार इन पर कोशिश करिए। कोशिश करने के बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप यहां पर संपर्क भी करिए। हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है इंस्टीट्यूट के, वहां पर संपर्क करिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन मेंस के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन के लिए आप
राइटिंग जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए, ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग पर फोकस करिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो हैं वो 250 वर्ड्स के हैं और इनको 150 वर्ड्स में 3 क्वेश्चंस को करना है। तो एक बार लिखिए, समझिए, फिर से रिवाइज करिए, कोशिश करिए आपस में इंटरलिंक करने की, तब जाकर के आप इस पर दक्ष हो पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो टॉपिक था, आज का जो सेगमेंट था वो यहीं कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।